रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। समृद्ध इतिहास को समेटे राजस्थान शानदार किलों का गढ़ है। ऐसे कई किले हैं जिनका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। उनमें से एक है कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किले की भव्य दीवारों को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है, इसलिए इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उदयपुर से 84 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है कुंभलगढ़ किला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं निखिल सिंह और इस समय की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उनको सौंप दिया है। अपना और अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को सौंपा है। मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये रिक्वेस्ट भी की है कि वो अंतरिम तौर पर जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं बन जाता, जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, तब तक वो प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाले रहें। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है और अगली सरकार बनने तक नरेंद्र मोदी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो सरकार गठन की जो प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत दरअसल हो चुकी है। ये उस प्रक्रिया का हिस्सा है। 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद के साथ अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र बने हुए हैं। शैलेंद्र, ये जो सरकार गठन की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। ये निश्चित तौर पर देखिए, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज 11:30 बजे बैठक हुई प्रधानमंत्री आवास पर और उसमें 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश केंद्रीय मंत्रिमंडल ने की थी। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद पहुंचे थे राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने और उनसे मुलाकात करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। जानते हैं कि एक नई सरकार के गठन से पहले ये एक प्रक्रिया होती है जब जो मौजूदा सरकार है उसके मुखिया राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं, इस्तीफा देते हैं मंत्रिमंडल का। और प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया है। उनसे प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति ने कहा है कि नई सरकार के गठन तक वो अपने पद पर बने रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की बैठक में उनको नेता चुना जाना है। 7 जून को संभवतः ये बैठक है संसद भवन परिसर में। वहाँ एनडीए के जो सांसद हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः बाद सरकार गठन का दावा पेश किया जाएगा। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचे थे और वहां अपने मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दे दिया। तो निश्चित तौर पर ये प्रक्रिया है, नई सरकार गठन के पहले की जो प्रक्रिया है वो अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। निखिल जी, नई सरकार के गठन के पहले की ये जो प्रक्रिया है जो चल रही है, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है और उनको जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। लेकिन सरकार गठन को लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस पर भी सभी की निगाहें हैं और दर्शक निश्चित तौर पर जानना चाहते हैं कि नई सरकार की गठन को लेकर आखिर क्या कुछ चल रहा है। शैलेंद्र, देखिए, एनडीए की बैठक होनी है। संभावित 4 बजे प्रधानमंत्री आवास पर ही ये बैठक होगी। एनडीए के नेताओं से मुलाकात होगी। इसके बाद बीजेपी और एनडीए के जो सांसद हैं उनकी एक बैठक होगी संसद भवन परिसर में, जो संविधान सदन है सेंट्रल हॉल में ये बैठक होगी। और वहां पर एनडीए के संसदीय दल के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी हो सकता है और उसके बाद सरकार गठन का दावा पेश किया जा सकता है। ये देखना होगा कि आज की एनडीए की जो बैठक है उसमें क्या फैसला होता है। उसमें इस बैठक से पहले जो संसदीय दल की बैठक से पहले क्या कुछ आगे प्रक्रिया पर बढ़ा जाना है उस पर भी बातचीत होगी। तो सरकार गठन की कवायद हम देख रहे हैं तेज हो रही है, क्योंकि एनडीए हम देख रहे हैं चुनावों से पहले एक पूर्व गठबंधन बनाकर एनडीए के सहयोगी लड़े थे और उनको स्पष्ट बहुमत
हम देख रहे हैं कि एनडीए को अपने सहयोगियों के साथ एक स्पष्ट बहुमत केंद्र में हासिल हुआ है, तो निश्चित तौर पर वो प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जब एनडीए के सहयोगियों के साथ अब से थोड़ी देर बाद बैठक होगी और उसके बाद संभावित 7 जून को एनडीए की संसदीय दल की बैठक होगी। जी, इसके बाद ये भी प्रक्रिया समझना चाहेंगे कि क्या एनडीए की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, राष्ट्रपति सबसे बड़े दल को औपचारिक तौर पर निमंत्रण देंगी, किस तरह से बढ़ेगी ये कवायद? बिल्कुल, जब एनडीए के नेता चुन लिए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब दावा पेश किया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से एनडीए के नेता के तौर पर राष्ट्रपति के पास जाकर, और उसके बाद आमंत्रित किया जाएगा शपथ के लिए। एक तारीख एक तरह से तय की जाएगी शपथ ग्रहण समारोह की। उसके बाद हम देखेंगे कि नई सरकार गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो ये पूरी प्रक्रिया जब जो दल चुनाव जीतता है या जो गठबंधन चुनाव जीतता है, जिसे पूर्ण बहुमत हासिल होता है, उसे आमंत्रित किया जाता है, उसकी तरफ से पहले दावा पेश किया जाता है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि नई सरकार के गठन का जो रास्ता है वो और साफ होता हुआ दिखाई देगा। आज जो मौजूदा एक तरह से कहे मंत्रिमंडल के रूप में वो उसकी अंतिम मंत्रिमंडल की केंद्रीय परिषद की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात करने गए, अपना और अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंपा, उन्हें पद पर बने रहने को कहा गया है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर। और उसके बाद नई सरकार के गठन का दावा पेश किया जाएगा एनडीए के नेता चुनाव के बाद। तब हम देखेंगे कि नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख सामने आएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तारीख को लेकर भी हम मीडिया में बहुत चर्चा देख रहे हैं, लेकिन अभी ये एक तरह से चर्चा ही कुछ है। आधिकारिक तो नहीं आया है, लेकिन कयास जरूर लगाए जा रहे हैं इस बात की कि कब तक ये सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। देखिए, कहा जा रहा है कि इसमें ज्यादा समय नहीं है, 1 हफ्ते के भीतर ही नई सरकार आपको शपथ लेती हुई दिखाई देगी राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में, जहां पर एक तरफ से देखें कि एनडीए के दावा पेश करने के बाद तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। मीडिया में चर्चा इस बात की है, कई जगह पर ये बात हो रही है कि क्या 9 तारीख को ही शपथ ग्रहण होगा, लेकिन जब तक दावा पेश नहीं किया जाता, जब तक एनडीए के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नया नेता नहीं चुना जाता, तब तक तारीख तय होना और उस पर कोई चर्चा आधिकारिक तौर पर एक तरह से नहीं हम कह सकते, लेकिन चर्चा जरूर है कि 10 तारीख से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जी, थोड़ी सी इससे इतर जो प्रक्रिया आपने बताई निश्चित तौर पर वो जारी है। प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है, उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने को कहा गया है राष्ट्रपति की तरफ से। फिलहाल जो सियासत है उसमें आप देखें कि सरकार गठन से पहले नीतीश कुमार को लेकर के, चंद्रबाबू नायडू को लेकर के तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। अब इन नेताओं की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है कि वो एनडीए के साथ बने हुए हैं। किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी सियासत को आप देखते हैं, क्योंकि विपक्षी गठबंधन भी सक्रिय दिखाई दे रहा था कम से कम कल शाम और आज सुबह तक? देखिए, बीजेपी का स्पष्ट कहना है कि बीजेपी अपने दम पर 240 सीट और एनडीए गठबंधन बहुमत का जो आंकड़ा है 272, उससे काफी आगे है। और चुनाव से पहले एनडीए ने एकजुट होकर एक गठबंधन बनाकर चुनाव मैदान में गए थे, तो लिहाजा स्पष्ट बहुमत जब है तब इस तरह की कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह की कुछ खबरें आई उस पर भी बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ये दरअसल एक तरह से कुछ नेताओं द्वारा, विपक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा ये एक कोरे बयान दिए जा रहे हैं, उसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि एनडीए को एक बड़ा बहुमत हासिल होता हुआ स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया कल। और हम जानते हैं कि आज जब पूरी तस्वीर साफ हो गई है तो उसमें कहीं कोई संदेह नहीं रह जाता। तो पूरी जो प्रक्रिया है, एक जो सबसे बड़ा दल होता है, जिसके पास बहुमत होता है, सबसे बड़ा गठबंधन होता है जिसके पास बहुमत होता है, उसे आमंत्रित किया जाता है दावा पेश करने के बाद। और आप देखें कि ये इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी के पास तो 100 की भी संख्या नहीं है, 99 लोकसभा सांसद महाजो जीत पाए हैं। और अगर आप बीजेपी को देखें तो कांग्रेस से 2.5 गुने के करीब बीजेपी के सांसद जीते हैं, और एनडीए तो 272 से काफी ऊपर उसकी संख्या चली जाती है। तो जहां तक बहुमत का सवाल है उसमें कहीं कोई संदेह और दो राय नजर नहीं आता। आपको क्या लगता है शैलेंद्र की जो विपक्ष की तरफ से इस तरह के संकेत दिए जा रहे थे, बयान तो नहीं कहूंगा लेकिन संकेत जो दिए जा रहे थे राजनीतिक हलकों में, क्या ये एक प्रेशर टैक्टिस है जिसको कम से कम जब तक नई सरकार बन नहीं जाती वो उसको अपनाए रखना चाहते हैं? देखो, राजनीति में असंभव जो दिखता है उसको भी संभव करने
की कोशिश तमाम नेता करते हैं और कई बार अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने के लिए ऐसा प्रतीत हो, ऐसा वो करते हुए दिखाई दे, इसलिए इस तरह की बयानबाजी भी होती है, इस तरह के संकेत दिए जाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब नतीजे आए तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सिर्फ इसलिए खुश हो रहे हैं कि पिछले 2 चुनाव के मुकाबले उनका प्रदर्शन बेहतर हुआ है। लेकिन यहाँ ये नहीं भूलना होगा कि आजादी के इतिहास के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी लगातार 3 चुनाव में 100 के आंकड़े को भी नहीं छू पाई है और हम जानते हैं कि आजादी के इतिहास के बाद सबसे कम लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी। तो ये राजनीतिक दलों की अपनी एक रणनीति होती है अपने कार्यकर्ताओं और जनता के बीच संदेश देने को लेकर, तो उस लिहाज से भी है आप इससे महत्वपूर्ण कह सकते हैं, क्योंकि प्रासंगिकता बनाई रखनी होती है। खासकर जो इंडी गठबंधन के सहयोगी दल हैं, शरद पवार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस तरह की खबरें आई कि वो तमाम एनडीए के 2 प्रमुख सहयोगियों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ खबरों में एक तरह से कहा गया कि कोई सच्चाई नहीं है। तो इस तरह की खबरें आती है राजनीतिक घटनाक्रम बदलने पर या फिर कोई इस तरह का चुनावी नतीजा आने पर जहां कोई भी गुंजाइश दिखती हो, तो वो विपक्ष का काम है। उनके तमाम नेता इस तरह के प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप अगर इस वक्त की मौजूदा स्थिति देखें या फिर नई लोकसभा जिसका गठन होगा उसमें आप आंकड़ा देखें तो स्पष्ट है कि जरूरी बहुमत से काफी ज्यादा संख्या एनडीए जो चुनाव पूर्व एक गठबंधन करके लड़ा था उसके पास हासिल है। तो ऐसे में कहीं कोई संदेह या कोई शक नहीं दिखता। हालांकि कल से देख रहे हैं कि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार क्या कुछ दूसरा रुख अपनाएंगे। उनके दल की तरफ से बहुत स्पष्ट साफ कर दिया गया है कि एनडीए के साथ बने रहेंगे। लेकिन तमाम उम्मीदें विपक्ष के नेताओं को रहती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हाँ कुछ संभावनाएं बने। तो उस लिहाज से आप देखें कि चर्चा और बातचीत का दौर जारी रहता है। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उसमें कहीं कोई शक और संदेह की गुंजाइश दिखती नहीं जी। एनडीए की तरफ से जो पूरी प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है। 17वीं लोकसभा भंग हो चुकी है, प्रधानमंत्री ने अपनी मंत्रिपरिषद का और अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। ये तस्वीरें हमारे दर्शक अपनी टीवी सेट्स पर देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया और अब प्रधानमंत्री को अगली सरकार बनने तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने के लिए भी कहा है। तो ये सारी प्रक्रिया के तहत चल रहा है। लेकिन 6 बजे शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी दलों की भी बैठक हो रही है। रणनीतिक लिहाज से क्या कुछ तय कर सकते हैं इसमें और किस तरह से देखते हैं कितनी महत्वपूर्ण है उनकी ये बैठक? जी देखिए, विपक्ष की जो बैठक है तो उस बैठक में जरूर कहा जाएगा कि बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं और 2019 के मुकाबले प्रदर्शन बेहतर रहा है। और हमने देखा है कि 19 के मुकाबले दरअसल एक बड़ा गठबंधन बनाकर मैदान में उतरने का प्रयास हुआ है और कुछ हद तक वो कई राज्यों में एक तरह से देखें कि उनको आसान रूप नतीजे भी मिले हैं। लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है कि बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर एनडी गठबंधन रहा है और उसका जो सबसे प्रमुख दल है कांग्रेस पार्टी, वो इस बार भी 100 का आंकड़ा नहीं पार पाया है। तो जरूर ये बातें होंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर रणनीति बनानी है। संसद में जब सत्र बुलाया जाएगा तब घेरना है, किस तरह से जनता के बीच जाके बात करनी है, मीडिया से में बयान देने हैं, उन सब पर चर्चा होगी। और हो सकता है कि तमाम दल एक दूसरे के प्रदर्शन को लेकर उत्साह बढ़ाते नजर आए। लेकिन फैक्ट यही है कि आप देखिए कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी साझा चुनाव लड़े और एक भी सीट हासिल नहीं हुई। आप देखें कि ममता बनर्जी ने एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दी थी पश्चिम बंगाल में। तो अब जब चुनावी नतीजे आ गए हैं तो एक यूनाइटेड फेस सामने रखने की कोशिश जरूर होगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तक को भी तय इंडी गठबंधन के जो नेता है वो नहीं कर पाए थे और उन्होंने कहा था कि चुनाव बाद ये फैसला होगा। और अब तो चुनावी नतीजों ने बता दिया है कि वो बहुमत से बहुत दूर है। बहुमत स्पष्ट तौर पर एनडीए और एनडीए के जो नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको मिला है। जी निश्चित तौर पर तो एनडीए ने पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार किया है जैसा कि आप बता रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी के उम्मीदवारों ने इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा। फिलहाल 4 बजे से एनडीए की बैठक शुरू होगी जिसकी जानकारी शैलेंद्र आप बार बार दे रहे हैं, जिसमें शामिल होने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी की पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।
प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो राष्ट्रपति भवन से वापस लौटता हुआ देखा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर अपना इस्तीफा उनको सौंप दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और अगली सरकार के गठन तक प्रधानमंत्री बने रहने का अनुरोध किया है। तो अगली सरकार बनने तक कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे नरेंद्र मोदी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति से मिलकर लौटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका काफिला, और ये एक अभूतपूर्व विजय कही जाएगी एनडीए की इस लिहाज से भी शैलेंद्र कि तीसरी बार, क्योंकि देखा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है। 2 बार सरकार चलाई और तीसरी बार भी भले ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत ना मिला हो, लेकिन एनडीए के साथ में चुनाव पूर्व गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और उसको एक क्लियर मेजॉरिटी मिली है। कितना महत्वपूर्ण है ये? हमें समय दें तो आप देखें, आजाद भारत के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं 1962 से पहले सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि लगातार 3 बार एक दल को पूर्ण बहुमत से सरकार में आने का मौका मिला है। लेकिन 1962 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ था आज से पहले, जब किसी गठबंधन को एक नेता की अगुवाई में लगातार 3 बार केंद्र की सत्ता में हासिल होने का मौका मिला हो, काबिज होने का मौका मिला हो और लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिला हो। तो ये बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है और भारत की राजनीति के लिए भी बहुत ऐतिहासिक क्षण है कि किसी गैर कांग्रेसी दल, किसी गैर कांग्रेसी गठबंधन को एक इस तरह का मैंडेट दिया गया है, जब लगातार 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए बनाने जा रही है। तो ये इसलिए है भी महत्वपूर्ण है कि आप देखें कि बीजेपी को मिले मत प्रतिशत भी देखें तो 2019 के मुकाबले वो बढ़े ही हैं। 14 के मुकाबले 19 में बढ़े थे, 19 के मुकाबले 24 में बढ़े हैं। हालांकि सीटें उतनी बीजेपी की नहीं बढ़ी, लेकिन एनडीए को हम देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। जी, निश्चित तौर पर एनडीए को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। सरकार बनाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बार फिर से राष्ट्रपति को उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया गया है और अगली सरकार के गठन तक वो और उनका मंत्रिपरिषद कार्यवाहक बने रहेंगे। फिलहाल एनडीए ने पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों ने इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा है। फिलहाल 4 बजे से एनडीए की बैठक शुरू होगी, जिसमें शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के नेता, और दिल्ली पहुंच चुके हैं टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी की पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है। तो नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी सेट्स पर। और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू भी इस बैठक में शामिल होंगे, वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी की पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज शाम 4 बजे एनडीए की बैठक होने वाली है। और दिल्ली में एनडीए की बैठक से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर भी एनडीए की बैठक हुई, जिसमें विजय चौधरी, संजय झा, ललन सिंह, कौशलेंद्र कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और चिराग पासवान समेत तमाम नेता मौजूद रहे। दरअसल ये बिहार के नेताओं की बैठक रही। बैठक से में एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को बधाई दी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम किया और एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन रहा है उसका बड़ा श्रेय जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, तो वहीं उसका श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। आज मैं मेरी पार्टी के सारे सांसद उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करने, उनको बधाई देने, उनको शुभकामनाएं देने और उनका आशीर्वाद लेने गए। अब हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं।
विपक्ष की महत्वाकांक्षाएं रही हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को, सत्ता पाने की महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने के लिए विपक्ष ने हमेशा अपनी सिद्धांतों से, अपने विचारों से समझौता करने का कार्य किया। आज भी विपक्ष इस बात से कतई परहेज नहीं करता है कि अगर उसे जनादेश का अपमान भी करना पड़े। ये जनादेश एनडीए के पक्ष में है। मेरे मुख्यमंत्री जी की पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, मेरी पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, ये एनडीए को मिला हुआ जनादेश है। साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया और साथ मिलकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। एक स्थिर और मजबूत सरकार पुनः देश अगले 5 साल के लिए देखेगा। तो साफ कर दिया है चिराग पासवान ने कि वो एनडीए के साथ बने रहेंगे। लेकिन एक बीच ब्रेकिंग खबर आ रही है, महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। जिम्मेदारी लेते हुए बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद फडणवीस का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के लिए काम करना चाहता हूं। देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद इस्तीफे की पेरी है। और महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के लिए काम करना चाहता हूं। बीजेपी को इन चुनावों में जो भी सेटबैक मिला है इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद फडणवीस का ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है और उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए वो काम करते रहना चाहते हैं, पार्टी के लिए काम करते रहना चाहते हैं और बीजेपी को जो भी सेटबैक मिला है इसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी है, ये उन्होंने कहा है और इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में बीजेपी को कम सीटें मिली हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। ये महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में बीजेपी की हार की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के लिए काम करना चाहता हूं और फिलहाल उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। तो महाराष्ट्र में आशा के अनुरूप बीजेपी का प्रदर्शन नहीं रहा है और ऐसे में अब उस सेटबैक के लिए देवेंद्र फडणवीस जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बीजेपी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की है। तो बीजेपी को 12 सीटों से संतोष करना पड़ा है और उस खराब प्रदर्शन के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिम्मेदारी ली है और इस्तीफे की पेशकश की है। शिशिर सेलार हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर। शिशिर, बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर इसको कहा जाए, किस तरह से देखते हैं? अब बीजेपी का खराब प्रदर्शन के बाद फडणवीस ने जिम्मेदारी ली है इस खराब प्रदर्शन की और इस्तीफे की पेशकश की है, क्या कुछ जानकारी देंगे आप? बिल्कुल, देखिए, हालांकि आज एक प्रेस वार्ता हुई थी। उस प्रेस वार्ता से पहले जो है बीजेपी की, महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। हालांकि इस बैठक में बीजेपी के सभी महाराष्ट्र के जो नेता थे वो मौजूद रहे और इस बैठक में ये फैसला जो है लिया गया है। उसमें जब प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे तो जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, बीजेपी के नेता जो है देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में जो सीटें कम हुई है, जिस प्रकार से जो हार हुई है, उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो ले रहे हैं और उसी जिम्मेदारी के तहत उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं, हालांकि कि खास तौर पर अगर बात करें तो जिस प्रकार से आने वाले विधानसभा जो चुनाव है उनके मद्देनजर रखते हुए फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि ये जो बात है, खास तौर पर आने वाले 4 महीने में जो कमी रह चुकी है, जिसकी वजह से जो सीटें कम हुई है, उसके कारण उसको ध्यान देते हुए उस पर काम करने की जरूरत है और इसीलिए शीर्ष नेतृत्व से हालांकि उन्होंने विनती की है कि उन्हें जो मुख्यमंत्री पद है हालांकि उससे उन्होंने कहा कि मुक्त किया जाए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनका पूरा ध्यान अब
जो विधानसभा है उस पर देना है। और इसीलिए इस वक्त उन्होंने जो है अपने इस्तीफे की पेशकश की। उन्होंने जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का उनसे हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि ये जो बात है खास तौर पर जिस प्रकार से 4 महीने का समय में रहा है, उन्होंने कई कारण दिए इसके पीछे। सबसे प्रमुख उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कुछ सीटें जो कम हुई है एंटी इनकम्बेंसी के कारण जो है वो सीटें पे जो है बीजेपी हारी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि किसानों की बात, किसानों के कुछ मुद्दे थे, हालांकि उन मुद्दों पर जो है सरकार और खासतौर पर बीजेपी जो है उनको मनाने में कामयाब नहीं हो पाई है। प्याज की कीमतों का मुद्दा है, जहां जिसके कारण जो प्याज का पूरा बेल्ट है महाराष्ट्र में, जो किसान है उससे उन तक जो है सरकार की नीतियां नहीं पहुंच पाई या सरकार नहीं पहुंच पाई, बीजेपी नहीं पहुंच पाई, इसके कारण जो वहां पर भी एक बीजेपी को सेटबैक मिला। तो इन सभी मुद्दों पर काम करने की जरूरत है। और एक महत्वपूर्ण बात राहुल बताना चाहूंगा मैं, उन्होंने कहा कि समन्वय की कुछ कमी उनको दिखाई दे रही थी जो अलाइड पार्टनर्स थे, तो वो भी रिजॉल्व करने की जरूरत है। हालांकि इन सभी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि उन्हें राज्य में काम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया शिशिर, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के